हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास के बारे में जाना था, उसकी अवस्थाएं जानी थी। आज हम बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जो कि बालक की अधिगम क्षमता एवं इसकी स्मृति शक्ति में अंतर करने में सहायक होता है। बुद्धि एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है। कहने का मतलब है बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जो बालक की अधिगम क्षमता मतलब उसकी सीखने की क्षमता एवं उसकी स्मृति शक्ति मतलब कितना वो चीज़ों को याद रख पाता है, कितनी चीज़ों को समझ पाता है, उसमें अंतर करने में सहायक होता है। बुद्धि एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है। इसे जन्मजात इसलिए कहा है कि बुद्धि का विकास बालक के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया। तो बकिंगम, थॉर्नडाइक और डियरबॉर्न ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, जबकि स्पेयरमैन, टर्मैन और बिने ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा है। अमूर्त चिंतन से मतलब है ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन जो उस समय हमारी प्रेजेंट में हमारे सामने उपस्थित नहीं है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के बारे में जो चिंतन किया जाता है वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त चिंतन के लिए बुद्धि आवश्यक होती है, क्योंकि मंद बुद्धि व्यक्ति अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। फिर है समायोजन की योग्यता। तो स्टर्न ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है, क्योंकि इनके अनुसार कि वो व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान होता है जो किसी भी वातावरण में खुद को सबसे जल्दी समायोजित कर लेता है। ठीक है, तो ये स्टर्न ने कहा है कि समायोजन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अब हम देखेंगे समस्या के समाधान की योग्यता। बैसलर और गैरेट ने कहा है कि किसी भी समस्या की समाधान की योग्यता जो होती है वो बुद्धि कहलाती है। अब हम बुद्धि की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली है बकिंगम के अनुसार, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंगम ने कहा है। टर्मैन ने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये मैंने दोनों ही आपको पहले बता दिए। फिर है गॉल्टन, बुद्धि पहचानने बस सीखने की शक्ति है। ये तीनों डेफिनेशन काफ़ी आसान है। अगर आपको गॉल्टन की याद रखनी है तो आप गाल से याद रख सकते हैं कि जब गाल पे हमारे पड़ता है तो हमें हर चीज़ पहचानने में आ जाती है, हर चीज़ हमें याद हो जाती है। ठीक है, तो पहचान से आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, रिलेट करके। फिर है मैकडूगल के अनुसार, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। मान लिया किसी की जन्मजात प्रवृत्ति चोरी करने की है और उसे अतीत में कभी उस पर चोरी करने पे वो पकड़ा गया और उस पर मार पड़ी, तो अगर उसके अंदर बुद्धि होगी तो वो दोबारा चोरी नहीं करेगा अपने अतीत को देखकर। ठीक है, कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ था। तो यही कहा गया है मैकडोवेल के अनुसार। फिर है वुडवर्थ के अनुसार, बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, एक बार आपके उसमें भी पूछी गई थी डीएलएड के एग्जाम में। तो इसे आप याद रखिएगा कि किसने कहा था कि बुद्धि एक कार्य करने की विधि है, तो वुडवर्थ ने कहा था ये। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गॉल्टन ने 1885 में किया। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। फिर है बुद्धि की विशेषताएं। अब हम बुद्धि की विशेषताएं देखेंगे। तो पहला है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। मतलब जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है तो वो क्या करता है कि अपने पुराने अनुभवों से अब लाभ उठा सकता है। ठीक है, दूसरा है बुद्धि पर वातावरण व वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो होशियार माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी होशियार निकलते हैं। ठीक है, टीचर है माता पिता तो उनके बच्चे भी ज़्यादातर होशियार ही मिलेंगे आपको। तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब वातावरण का देखते हैं। मान लिया कोई ऐसे वातावरण में रह रहा है बालक जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो हो सकता है उसकी बुद्धि इतनी तीव्र ना हो। जहाँ पर वो बिजनेसमैन के साथ बैठने लगेगा, है ना, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठने लगेगा, तो उसकी बुद्धि भी तीव्र होगी। तो यही कहा गया है। फिर है अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये भी बुद्धि की विशेषता है कि अगर बुद्धि होगी तो बच्चा जो होगा वो अमूर्त चिंतन कर पाएगा। अगली विशेषता है सीखने में सहायक। अगर बुद्धि होगी तो बालक जल्दी से जल्दी सीखेगा किसी भी चीज़ को। फिर है नवीन परिस्थितियों में सामंजस्यता। कहने का मतलब है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसमें बुद्धि होती है, वो खुद को एडजस्ट कर लेता है हर जगह, पर जो जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला मूर्त बुद्धि, सेकंड है अमूर्त बुद्धि और थर्ड है सामाजिक बुद्धि। यहाँ पे मूर्त बुद्धि को हम गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि भी बोल सकते हैं। इसमें व्यक्ति ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर अथवा कारीगर बनते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों के अंदर मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि ये पाई जाती हैं, वो व्यक्ति सिर्फ ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। मतलब उन वस्तुओं के बारे में सोचते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट हैं। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति इंजीनियर अथवा कारीगर बनते हैं। मतलब जो इंजीनियर होते हैं या कारीगर होते हैं वो सिर्फ मूर्त बुद्धि रखते हैं और ये उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो इनके सामने उपस्थित हैं। फिर आता है अमूर्त बुद्धि। यह पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है। इस प्रकार के व्यक्ति कलाकार, कहानीकार, पेंटर बनते हैं। मतलब अमूर्त बुद्धि में व्यक्ति क्या करता है, उन वस्तुओं के बारे में सोचता है जो प्रेजेंट में उसके सामने नहीं है। ठीक है, सिर्फ उन वस्तुओं की कल्पना करता है। और जो कल्पना करते हैं वो या तो कलाकार बनते हैं या कहानीकार बनते हैं या वो कविता वगैरह लिखते हैं। ठीक है, वो अपनी कल्पना से चीज़ों को सोचते हैं। इसलिए इनमें पुस्तकीय ज्ञान से ये संबंधित होती है अमूर्त बुद्धि। अब हम देखते हैं सामाजिक बुद्धि। इसका संबंध सामाजिक व्यवहार से होता है। इसमें अन्य व्यक्तियों को समझना और सामाजिक संबंध अच्छे होना पाया जाता है। मतलब जिन व्यक्तियों का जो समाज में जो व्यवहार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, जो अन्य व्यक्तियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और अच्छे संबंध रखते हैं दूसरों से, तो ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे नेता वगैरह जो होते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह जो होते हैं, या आपने देखो अगर LIC वाले जो होते हैं, जो LIC का काम करते हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, और ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि की। बुद्धि लब्धि शब्द शायद आपने पहली बार सुना हो, पर IQ ज़रूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि उसका IQ उससे बेटर है, उसका IQ बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा करके आपने पहले सुना होगा। तो IQ क्या होता है, जब मान लिया आपकी एज 20 साल है या मान लिया 25 साल है। ठीक है, और आपका आपसे छोटा भाई है, वो 20 साल का है और वो आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, मैथ में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन वो सॉल्व कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका IQ आपसे अच्छा है ना। तो यही होता है। बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय है वो स्टर्न ने दिया था, जबकि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो टर्मैन ने दिया। तो इसका सूत्र क्या है देख लेते हैं, IQ कैसे निकालते हैं। तो बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA × 100। यहाँ पे MA क्या है, मेंटल एज है, जैसे हम लोग मानसिक आयु बोल सकते हैं। CA यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज है, जैसे हम लोग वास्तविक आयु बोलते हैं। और × 100 जैसे क्या है, यदि कोई बालक 8 वर्ष का है और वह 10 वर्ष की आयु वाले बच्चे की योग्यता के प्रश्नों को सही रूप से हल कर लेता है, तब उसकी वास्तविक आयु क्या है, तो 8 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है। मानसिक आयु क्या है, वो 10 साल के बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, उस फॉर्मूले में ये लिख देंगे कि वास्तविक आयु नीचे आ जाएगी और मानसिक आयु ऊपर आ जाएगी। तो 10/8 × 100। ठीक है, तो ऊपर 5/4 × 100, तो इसे काटेंगे तो उधर आ जाएगा 25, 25 25 125 हो जाएगी उसकी IQ। ठीक है, तो उसका IQ हो जाएगा 125। फिर क्या है, बुद्धि की माप सामान्यतः बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण सन 1905 में बिने साइमन ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स करके इसे लिख लेना। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था और किस सन में किया। तो 1905 में बिने साइमन ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था। फिर है मानसिक आयु के विचार को सबसे पहले अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया था। तो हम जो मानसिक आयु लिख रहे हैं, तो मानसिक आयु का जो विचार था सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अब ये एक क्वेश्चन है जो हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है जबकि उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बालक का IQ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो मानसिक आयु उसकी हो जाएगी 14, तो ऊपर 14 लिख देंगे, नीचे वास्तविक आयु 10 है तो नीचे 10 लिख देंगे × 100। तो काटेंगे तो 140 आ जाएगा इसका IQ। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो जिस तरह हम IQ निकालते हैं उसी प्रकार हमने IQ की पूरी सारणी बना रखी है कि अगर किसी बालक का IQ 140 से अधिक निकलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो 140 से अधिक अगर किसी का IQ निकलता है उसे हम प्रतिभाशाली बोलते हैं। और अगर उसका IQ 120 से 140 के बीच में होता है तो उस बालक को हम अति श्रेष्ठ, अति प्रखर या अति उत्तम बोलते हैं। और अगर 110 से 119 के बीच में निकलता तो उसे हम श्रेष्ठ बुद्धि, तीव्र बुद्धि या प्रखर बुद्धि का बालक बोलते हैं। और अगर किसी का IQ 90 से 110 के बीच में निकलता है तो उसे हम सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, और अगर 80 से 90 के बीच में है तो उसे हम मंद बुद्धि या पिछड़ी बुद्धि बोलेंगे। और अगर 70 से 80 के बीच में है तो उसे निर्बल बुद्धि या क्षीण बुद्धि बोलते हैं। अगर बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच में है तो उसे हम मूर्ख बुद्धि बोलते हैं। और अगर 25 से 50 के बीच में है तो उसे मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। और अगर बुद्धि लब्धि 25 से कम है तो उसे हम हीन बुद्धि, जड़ बुद्धि या महामूर्ख बुद्धि बोलते हैं। आपको सारे याद नहीं करने, जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है खाली आप उनको याद कर लीजिए, उन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा मंद बुद्धि को आप याद रखिएगा। ठीक है, 80 से 90 वाला, और समान बुद्धि जो 110 से लेकर 120 तक है, इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा आप।
अब हमारे दिमाग में आता है कि कितने % लोग होंगे इस दुनिया में जो सिर्फ प्रतिभाशाली में आते होंगे, या कितने लोग होंगे ऐसे जो सिर्फ मतलब महामूर्ख बुद्धि में आते होंगे। तो एक सर्वे के अनुसार जो समान बुद्धि वाले लोग हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 50% होते हैं, जबकि प्रतिभाशाली लोग सिर्फ 2%, और जो महामूर्ख बुद्धि वाले होते हैं वो भी 2% ही होते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाए। फिर है कि बुद्धिमत्ता का जनक गॉल्टन को माना जाता है। फ्रांसिस गॉल्टन इनका पूरा नाम था, और इन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, और बुद्धिमत्ता का जनक भी फ्रांसिस गॉल्टन को ही माना जाता है। फिर है बुद्धिलब्धि का सूत्र स्टर्न व कुलेमान ने 1912 में दिया, जबकि 1916 में टर्मैन ने इसे संशोधित कर बुद्धिलब्धि का पूर्ण सूत्र दिया। ठीक है, स्टर्न और कुलेमान ने जो सूत्र दिया था वो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जबकि जो टर्मैन ने सूत्र दिया है वो क्या किया था, उन्होंने इंटू 100 लगा दिया था उसी सूत्र में, और जिससे वो सूत्र था वो पूर्ण हो गया। तो अब हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। बुद्धि के सिद्धांत हमें बुद्धि की संरचना का ज्ञान कराते हैं। बुद्धि की संरचना से हमें ये मालूम होता है कि बुद्धि किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, इन घटकों की संख्या क्या है, क्रम क्या है, उनकी शक्ति क्या है। तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग शक्ति बताई है, तो हम वही पढ़ेंगे किसने क्या बोला है बुद्धि के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने, और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, जबकि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। बुद्धि का प्रतिदर सिद्धांत दिया है थॉमसन ने, जबकि बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है सिरिल बर्ट तथा बर्नन ने। फिर है बहुकारक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये दिया जेपी गिलफोर्ड ने, तथा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये दिया आरबी कैटल ने। अब हम इन सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया, जबकि इसे स्टर्न व टर्मैन द्वारा आगे बढ़ाया गया। यह बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में बिने ने बुद्धि को एक इकाई माना है, जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। इनके अनुसार बुद्धि केवल एक तत्व से बनती है और सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से इसलिए सही नहीं कह सकते क्योंकि कोई व्यक्ति अगर साइंस में अच्छा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह कला में भी उतना ही अच्छा होगा, इसलिए इनके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। फिर आया अगला सिद्धांत, जिसे हम बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं। पहला समान मानसिक योग्यता और दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता। समान योग्यता क्या होती है? सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में एक जन्मजात कारक है, जबकि विशिष्ट योग्यता सिर्फ विशेष कार्यों से संबंधित होती है। ठीक है, इसे जी कारक, एस कारक, जीएस कारक, एसजी कारक या जीएस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहाँ भी ये नाम दिख जाए आप समझ लीजिए कि ये स्पीयरमैन का सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत। अब हम जी कारक की विशेषताएं देख लेते हैं। यह जन्मजात होता है और इसे अधिगम या प्रशिक्षण द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता। जीवन में सफलता और असफलता के लिए जी कारक जिम्मेदार होता है। मतलब व्यक्ति जीवन में सफल होता है या असफल होता है, उसके लिए जी कारक जिम्मेदार है। ये सभी में पाया जाता है। आप कितना भी प्रशिक्षण ले लें, ठीक है, कितना भी सीख लें, लेकिन जी कारक को आप नहीं बदल सकते। जबकि एस कारक की विशेषताएं क्या होती हैं कि यह वातावरण से अर्जित किया जाता है। एक व्यक्ति में कई एस कारक हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो कला जानता हो, मेहंदी लगाना जानता हो, लड़कियां जैसे लड़कियां मेहंदी लगाती हैं तो मेहंदी लगा ले, डांस भी कर ले, तो ये क्या होता है, ये एस कारक के अंदर आती हैं। ठीक है, इसको वातावरण से अर्जित किया जाता है और आप इसे प्रशिक्षण द्वारा या अधिगम द्वारा सीख सकते हैं। देखो, इसके बाद स्पीयरमैन ने क्या किया, अपने ही सिद्धांत में थोड़ा संशोधन किया और इसे त्रिकारक सिद्धांत कहा। इन्होंने क्या किया था कि बुद्धि के जी और एस तत्वों में एक और तत्व जोड़ दिया जिसे सामूहिक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका नाम त्रितत्व सिद्धांत कहा गया। तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि त्रिकारक सिद्धांत में जो तीसरा तत्व जोड़ा गया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं सामूहिक तत्व। फिर आया बहुकारक, बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है, अर्थात व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। कहने का मतलब है, थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि किसी एक कारक से या 2 कारक से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि अनेक कारकों से मिलकर बनी है और सभी कारकों के अपने अपने कार्य होते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है
और कठिनाई का स्तर कम करने पर बुद्धि का स्तर भी कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे कठिनाई का स्तर कम करोगे तो जो बुद्धि का स्तर होता है ना वो भी कम हो जाता है। ये थॉर्नडाइक का मानना था। फिर है समूह कारक सिद्धांत, जो कि थर्स्टन ने दिया है। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में बुद्धि को कुल 13 तत्वों का एक समूह बताया, जिनमें वर्तमान में कुल 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है। मतलब थर्स्टन ने अपनी जो बुक थी इनकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, इसमें बुद्धि को कुल 13 तत्वों का एक समूह बताया था, जिनमें वर्तमान में कुल 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर बनी है, लेकिन 7 तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले तो थर्स्टन की बुक का नाम याद रखना है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, उसमें टोटल 13 तत्व बताए गए थे, जिसमें 7 तत्वों को इंपॉर्टेंस मिली है। फिर है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। तो बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था सिरिल बर्ट तथा बर्नर ने। इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर समान योग्यता होती है, जबकि सबसे बाद में दूसरी विशिष्ट योग्यताओं को रखा जाता है। इसकी संरचना इन्होंने पिरामिड के समान बताई थी। ठीक है, मतलब पिरामिड के हिसाब से इन्होंने बताया था कि सबसे ऊपर जो होती है वो सामान्य योग्यता होती है, जबकि निचले स्तर पर दूसरी विशिष्ट योग्यताएं रखी जाती हैं। ठीक है, तो पदानुक्रम सिद्धांत आप याद रखिए, सिरिल बर्ट का है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि का त्रियायी सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत। इसे 3D थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। इस सिद्धांत को जेपी गिलफोर्ड ने दिया। इसे संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत अथवा 3D थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार मानसिक योग्यता कुल 3 तत्वों से बनी होती है। पहला है अंतर्वस्तु, जिसे हम कंटेंट बोल सकते हैं या विषय वस्तु बोल सकते हैं। दूसरा है संक्रिया, जिसे हम प्रक्रिया या ऑपरेशन बोल सकते हैं। और तीसरा है उत्पाद या परिणाम, जिसे हम रिजल्ट बोलते हैं। तो जेपी गिलफोर्ड का कहना था कि हमारी मानसिक योग्यता या बुद्धि इन 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, तो इसे आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए। अगला सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। इसे तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो तरल बुद्धि होती है इसे वंशानुक्रम पर आधारित माना जाता है, जबकि ठोस बुद्धि को वातावरण पर आधारित माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में खाली इतना पूछा जाएगा तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत में कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो आरबी कैटल है। और पूछा जाएगा कि ठोस बुद्धि किस पर आधारित होती है, तो ठोस बुद्धि वातावरण पर आधारित होती है, और जबकि तरल बुद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम पर आधारित होती है। तो इस सिद्धांत से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत की, जिसे हॉवार्ड गार्डनर ने दिया। इन्होंने बताया कि किसी भी बालक की बुद्धि में कुल 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन बाद में 1998 में 8वां प्रकार और सन 2000 में बुद्धि का एक और प्रकार बताया, जिससे अब बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के 9 प्रकार हो गए हैं। मतलब गार्डनर का कहना था कि किसी भी बालक में 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, और प्रत्येक बुद्धि का कार्य अलग अलग होता है। तो किसी प्रकार की बुद्धि मैथ्स में बालक को सहायता प्रदान करती है, तो किसी प्रकार की बुद्धि जो होती है वो भाषा में सहायता प्रदान करती है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन सारे सिद्धांतों को एक साथ लिखना है लाइन में, और उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत, तो ये सारे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इन सारे सिद्धांतों को आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ये आगे भी काम आएंगे आपको यूपी टेट वगैरह में। तो बुद्धि के इस वीडियो में हमने बुद्धि के बारे में जाना। ठीक है, उसकी विशेषताएं जानी और उसके विभिन्न सिद्धांत जाने कि किस मनोवैज्ञानिक ने उसका कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस सिद्धांतों को अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बुद्धि परीक्षणों की बात करेंगे, जिसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जलोटा बुद्धि परीक्षण और जो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है, तो सारे परीक्षणों की बात करूंगा। और आप डीएलएड का कोई भी पेपर निकालेंगे उसमें एक ना एक बुद्धि परीक्षण ज़रूर पूछा गया है हर बार के एग्जाम में, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच।